तो देखो यार, तुम है ना फाइनली उस टाइम पे आ चुके हो जहां पे तुमने अभी तक लिटरली कुछ भी नहीं पढ़ा। तुम्हारे पास सिर्फ 2 महीने बचे हुए हैं। इन 2 महीने के अंदर तुम्हें अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, रिवीजन करनी है, सैंपल पेपर करने हैं, प्री बोर्ड देना है, फाइनल एग्जाम देना है और थोड़े दिन में तुम्हारी विंटर वैकेशन आ जाएगी। तो ये सारी चीजें तुम 2 महीने के अंदर कैसे मैनेज करोगे? और ये सारी चीजें सोच के ना बहुत सारे बच्चे ना पैनिक कर रहे होंगे, बहुत ज्यादा बच्चा डर जाता है। मैं तुम्हें एक चीज बताऊं यार, 10th क्लास रॉकेट साइंस नहीं है। मैंने खुद अपनी 10th क्लास के अंदर बहुत अच्छे परसेंटेज स्कोर करे, उसके बाद मैं अपने एक्सपीरियंस के दम पे आपको बता रहा हूं 10th क्लास बहुत ही ईजी क्लास है। बस तुम्हें ना स्ट्रक्चर और एक है ना रेगुलर टाइम टेबल को फॉलो करना है। इस वीडियो के अंदर मैं तुम्हें ना 3-4 चीजें बताऊंगा। अगर तुमने वो 3-4 चीजें फॉलो कर ली ना, मैं आपको लिटरली गारंटी दे रहा हूं तुम्हारे फाइनल एग्जाम में 98% मार्क्स आने से कोई नहीं रोक सकता। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखो यार, सबसे बड़ी परेशानी बच्चों को पता क्या आती है? उनको ये पता ही नहीं होता कि सिलेबस को अप्रोच कैसे करना है। तो सबसे पहले मैं तुम्हें ये बताता हूं कि तुम अपने सिलेबस को अप्रोच कैसे करोगे, क्योंकि मैं जानता हूं आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनका अभी तक सिलेबस पूरा नहीं हुआ। तो जिन बच्चों का अभी तक सिलेबस पूरा नहीं हुआ ना, वो ये चीज देखना। जिन बच्चों का सिलेबस पूरा हो चुका है वो इस वीडियो को आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है? तो जिन बच्चों का सिलेबस पूरा नहीं हुआ, उनको अपना सिलेबस कैसे कंप्लीट करना है वो मैं तुम्हें बताता हूं। तो तुम्हें सिंपल एक पेपर उठाना है, उसके ऊपर एक साइड लिखना है कंप्लीट, एक साइड लिखना है इनकम्प्लीट, और अपने ना जितने भी चैप्टर हैं उनको सेग्रीगेट कर लो। ऐसे अलग अलग कर लो कि कौन से चैप्टर मेरे ऐसे जो कंप्लीट हैं, कौन से चैप्टर ऐसे जो मेरे इनकम्प्लीट है। ठीक है? जब तक तुम्हें पता ही नहीं होगा कि मेरे कौन से चैप्टर कंप्लीट है, कौन से चैप्टर मेरे इनकम्प्लीट है, मेरे कौन से टॉपिक बचे हुए हैं, कौन से चैप्टर मेरा पेंडिंग है। मैं देखता हूं बहुत सारे बच्चों को ये तक नहीं पता अभी तक कि भाई मेरा कितना सिलेबस बचा हुआ है और कितना सिलेबस मेरे को करना है या कितना मैंने कर लिया। बच्चों को कुछ नहीं पता। तो पहले तुम्हें यह पता होना चाहिए कि मेरे कौन से टॉपिक या कौन से चैप्टर कंप्लीट है और कौन से चैप्टर मेरे इनकम्प्लीट है। क्लियर एवरीवन? ये लिख दिया। इसके बाद आपको क्या करना है, इस पेज को सामने चिपकाना है, जहां पे भी बैठ के पढ़ाई करते हो वहां पे चिपका लेना। उसके बाद तुम फॉलो करोगे 2+1 रूल। इस रूल के अंदर क्या है, ध्यान से समझना। 2 दिन तुम वो चैप्टर पढ़ोगे जो तुम्हारे इनकम्प्लीट है और 1 दिन तुम वो चैप्टर पढ़ोगे जो तुम्हारे कंप्लीट है। अब कंप्लीट चैप्टर को भैया कैसे पढ़ेंगे? रिवीजन करनी है, ठीक है? जो चैप्टर तुम्हारे कंप्लीट है उनका तुम 3 दिन में 1 दिन रिवीजन करोगे और बचे हुए 2 दिन तुम्हारे जो इनकम्प्लीट टॉपिक है या इनकम्प्लीट चैप्टर है ना, उनको पढ़ोगे। टाइम टेबल में बताता हूं, ध्यान से समझना। जैसे मान लो ये तुम्हारा पहला दिन है, ठीक है? हफ्ता कितने दिन का होता है? 7 दिन का होता है। तो यहां पे मैंने मान लो 7 दिन लिख लिए, ठीक है? अब ध्यान से समझना, तुम्हें अपने पूरे वीक को कैसे टाइम टेबल के अकॉर्डिंग अरेंज करना है, ध्यान से समझना। पहले दिन तुम कौन से चैप्टर करोगे? पहले दिन तुम वो चैप्टर करोगे जो तुम्हारे इनकम्प्लीट है, ध्यान से समझना। दूसरे दिन फिर से वो चैप्टर करोगे जो तुम्हारे इनकम्प्लीट है। तीसरे दिन तुम उन चैप्टर की रिवीजन करोगे जो तुम्हारे कंप्लीट है, ठीक है? चौथे दिन इनकम्प्लीट चैप्टर, 5वें दिन इनकम्प्लीट चैप्टर, 6ठे दिन कंप्लीट चैप्टर की रिवीजन और 7वें दिन जो तुम्हारा संडे है, संडे वाले दिन क्या करना है? तुमने 6 दिन में जो जो चीजें पढ़ी है, जितने तुमने इनकम्प्लीट चैप्टर पढ़े और जितने तुम्हारे कंप्लीट चैप्टर की तुमने रिवीजन करी है ना, पूरे 6 के 6 दिन में जो तुमने पढ़ा है उसकी कंप्लीट रिवीजन तुम्हें 7वें दिन करनी है। क्लियर एवरीवन? ये टाइम टेबल तुम्हें समझ में आया? इस तरीके से तुम्हारा जो सिलेबस बचा हुआ है वो भी तुम कर लोगे और जो तुम्हारा सिलेबस ऑलरेडी हो चुका है उसकी रिवीजन करना भी जरूरी है। मैं देखता हूं बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ जो जो चीजें बची हुई है ना उनको पढ़ लेंगे। इससे पता क्या होगा? तुमने खुद नोटिस भी करा होगा, मेरे को कमेंट करके बताना कि तुम जब नई चीजें पढ़ते हो ना, जो चीजें तुम्हें ऑलरेडी पढ़ी हुई हैं वो तुम भूलते जाते हो। तो पुरानी चीजें जो तुम ऑलरेडी पढ़ चुके हो, जो तुम्हें समझ आ चुकी हैं, उनकी रिवीजन करना भी उतना जरूरी है जितना बचा हुआ सिलेबस कंप्लीट करना। समझ रहे हो मेरी बात? अब जो तुम्हारा बचा हुआ सिलेबस है इसको तुम कैसे कंप्लीट करोगे, ध्यान से सुनना। फॉर एग्जाम्पल मान लेता हूं कि तुम्हारा ना 25% सिलेबस बचा हुआ है, ठीक है? 75% तुम्हारा कंप्लीट हो चुका है, 25% तुम्हारा बचा हुआ है। अब तुम सिंपल क्या करोगे, जितने भी तुम्हारे हाई वेटेज चैप्टर हैं, यानी कि वो चैप्टर जो तुम्हारे इजी तो हैं लेकिन पेपर के अंदर सबसे ज्यादा हाई मार्क्स के आने वाले हैं। जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हारा ट्रायंगल वाला चैप्टर है। हालांकि कुछ बच्चों को ट्रायंगल वाला चैप्टर मुश्किल लगता है, लेकिन तुम ना अपने हिसाब से ना अलग अलग सेपरेट कर लेना कि कौन सा चैप्टर ऐसा है जो तुम्हें इजी लगता है और तुम्हारे पेपर के अंदर ज्यादा नंबर का आने वाला है। तो वो चैप्टर तुम्हें सबसे पहले करना है। सबसे पहले वो चैप्टर नहीं करने जो तुम्हें सारे इजी लगते हैं, सबसे पहले तुम्हें वो चैप्टर करने हैं जो तुम्हें इजी तो लगते हैं लेकिन फाइनल पेपर के अंदर ज्यादा नंबर के पूछे जाएंगे। समझ रहे हो मेरी बात? ताकि अगर मान लो इन केस भगवान ना करे ऐसा हो जाए, लेकिन मान लो अगर ऐसा हो गया, तुम्हारा मतलब सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हुआ, तो मैं चाहता हूं कि तुम्हारे वो वाले चैप्टर बचे जो तुम्हारे पेपर के अंदर कम नंबर के पूछे जाएंगे और जो तुम्हारे मुश्किल हैं, ठीक है? ऐसा ना हो कि यार ये चैप्टर ना आसान भी था और ये चैप्टर पेपर के अंदर ज्यादा नंबर का आने वाला था और मैं कर लेता ना तो मेरे 7-8 नंबर एक्स्ट्रा आ जाते। समझ रहे हो? तो सबसे पहले तुम्हें वो चैप्टर करने हैं जो तुम्हें इजी लगते हैं और जो तुम्हारे फाइनल पेपर के अंदर ज्यादा नंबर के पूछे जाएंगे। तो ये तुम्हें पहला रूल समझ में आया। अब मैं तुम्हें ना दूसरा रूल बताता हूं। तुम्हें हर वीक क्या करना है, हर हफ्ते तुम्हें ना एक हफ्ते में एक सब्जेक्ट का एक
जो सीबीएसई ओरिएंटेड सैंपल पेपर है ना वो तुम्हें सोल्व करना है। क्योंकि मैं देखता हूं बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे, रिवीजन कर लेंगे, लेकिन सैंपल पेपर सोल्व नहीं करते। सैंपल पेपर सोल्व करना बहुत जरूरी है। मैं तुम्हें बहुत बार बता चुका हूं, सैंपल पेपर से तुम्हारा जो कॉन्फिडेंस है ना वो बहुत ज्यादा बूस्टअप होगा। अगर तुम सैंपल पेपर नहीं करोगे तो ये मान के चलना तुम्हारे 95 प्लस मार्क्स नहीं आ सकते। बिना सैंपल पेपर करे अच्छे नंबर कभी नहीं आते। बच्चा ना एग्जाम सेंटर में जाके ना पैनिक कर जाता है, ये चीज मैंने खुद होते हुए देखी है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। सिलेबस कंप्लीट करो, रिवीजन करो, और आपको एक हफ्ते में एक सब्जेक्ट का एक सैंपल पेपर सोल्व करना, और वो वाला सैंपल पेपर सोल्व करना जो तुम्हारा सीबीएसई ओरिएंटेड है। मैं देखता हूं बहुत सारे बच्चे ना पिछले सालों के ना पेपर उठा लेंगे। प्रीवियस ईयर पेपर करने के लिए नहीं बोल रहा, सैंपल पेपर करने के लिए बोल रहा हूं, जिसमें मैं आपको ना रेकमेंड करूंगा कि आप ना ये ओसवाल के जो ऑफिशियल सैंपल पेपर आप यूज कर सकते हो। आप देख सकते हो ये मेरे पास ओसवाल का साइंस का सैंपल पेपर है, ये मेरे पास ओसवाल का मैथ का सैंपल पेपर है। और मैं आपको एक और चीज बताऊं, मार्केट के अंदर है ना तुम्हें बहुत सारे अलग अलग कंपनी के सैंपल पेपर मिल जाएंगे, आपकी मर्जी है, जो परचेज करना चाहो कर सकते हो। लेकिन मार्केट में अकेले ये सैंपल पेपर है जिसके अंदर आपको सीबीएसई के जितने भी नए टाइप के क्वेश्चन है ना वो आपको इनके अंदर मिलेंगे। चाहे तुम्हारे केस बेस्ड क्वेश्चन हो, कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन हो, सोर्स इंटीग्रेटेड क्वेश्चन हो, कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस वाले क्वेश्चन हो, या फिर तुम्हारे सिलेक्टेड रिस्पांस वाले क्वेश्चन हो, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन हो, जितने भी आपके ये नए टाइप के क्वेश्चन है ना, चाहे तुम्हारे असर्शन एंड रीजन वाले क्वेश्चन हो, जितने भी आपके ये नए टाइप के क्वेश्चन है, अकेले ओसवाल के ऐसे सैंपल पेपर है जिसके अंदर तुम्हें ये सारे नए टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। बाकी और किसी भी सैंपल पेपर के अंदर नहीं गिवन है। पूरी की पूरी बुक आपकी सोल्ड है, बहुत ही बढ़िया बुक है। इनफैक्ट अगर तुम किसी भी दुकान पे जाके पूछोगे ना कि भैया सबसे बढ़िया सैंपल पेपर क्लास 10th के लिए कौन से है, मैं आपको एक सच्चाई बताऊं, दुकानदार है ना ओसवाल का ही नाम लेगा। तो जल्दी से जाके इन सैंपल पेपर को परचेज करो। इन सैंपल पेपर को परचेज करने का जो लिंक है ना वो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। बाकी देखो आपकी मर्जी है, जहां से लेना चाहो वहां से ले सकते हो। लेकिन अगर आप इन सैंपल पेपर को मेरे डिस्क्रिप्शन वाले लिंक से लोगे ना तो आपको एक सैंपल पेपर के ऊपर 100 रुपए का कैशबैक मिलेगा। अगर आप 2 सब्जेक्ट के लोगे तो आपके 200 रुपए बच जाएंगे। बाकी देखो आपकी मर्जी है, जहां से लेना चाहो वहां से ले सकते हो। इन सैंपल पेपर को परचेज करने का जो लिंक है ना वो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। एक बुक के ऊपर आपको 100 रुपए का कैशबैक मिलेगा। क्लियर एवरीवन? चलो अगले रूल पे चलते हैं जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत सारे बच्चे पता क्या मिस्टेक कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चों को ना प्रोडक्टिविटी टाइम का ही पता नहीं। मैं देखता हूं बहुत सारे बच्चे ना टाइम टेबल बनाएंगे कि आज है ना मैं पूरे दिन में 8 घंटे पढ़ूंगा। सुबह 10 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक बीच में 8 घंटे पढ़ते हैं। लेकिन आखिरी में जब मैं उनसे पूछता हूं ना कि भाई इतने टाइम में तुमने क्या क्या पढ़ा, तो मेरे को पता चलता है कि उनसे 8 घंटे में एक चैप्टर भी पूरा नहीं हुआ। तो अब मेरे को एक सिंपल सी चीज बताओ यार, अगर तुमसे 8 घंटे में एक चैप्टर पूरा नहीं हो रहा तो क्या तुम 2 महीने में पूरा सिलेबस कर लोगे, रिवीजन कर लोगे, सैंपल पेपर कर लोगे? नहीं कर पाओगे भाई, तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं है। तो तुम्हें प्रोडक्टिविटी अपनी इंप्रूव करनी पड़ेगी। मैं तुम्हें ये नहीं बोल रहा कि 8-8 घंटे पढ़ो। अगर तुम 8 घंटे पढ़ के तुम्हें सिर्फ 2 घंटे तुमने अच्छे से फोकस से पढ़ा है तो ये तुमने 8 घंटे में से 6 घंटे अपने वेस्ट करें। समझ रहे हो? तुम्हें क्या करना है, तुम चाहे डेली 2 घंटे पढ़ो, लेकिन 2 घंटे में से ऐसा पढ़ो ना कि 1.5 घंटे आपका पूरा फोकस होना चाहिए। और ऐसे पढ़ाई नहीं करनी कि बस टॉर्चर कर रहे हो खुद को। मैं देखता हूं बहुत सारे बच्चे ना टॉर्चर करते हैं, मतलब पढ़ने बैठेंगे लेकिन उनका जो दिमाग है ना वो किताबों पे नहीं होता। दिमाग में ये चलता रहता है कि शिवानी मेरे बारे में क्या सोच रही है, सोनिया मेरे बारे में क्या सोच रही है। समझ रहे हो? ये चीजें छोड़ दो। जब पढ़ाई कर रहे हो पूरा फोकस पढ़ाई पे ही होना चाहिए। और जब पढ़ाई करो ना तो टारगेट के साथ करो कि मेरे को 25 मिनट के अंदर ये वाला टॉपिक खत्म करना है। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारी कोई एक्सरसाइज है, कोई बड़ी एक्सरसाइज है, ठीक है, तो तुम ये सोचना कि मेरे को 1 घंटे के अंदर ये एक्सरसाइज खत्म करनी है। फोन के अंदर अपना टाइमर लगा के पढ़ाई करो। जब तुम्हें पता होगा ना कि यार टाइम जा रहा है, टाइम जा रहा है, 10 मिनट बची हुई है, तो तुम्हारी जो स्पीड है ना वो अपने आप इंक्रीज हो जाएगी। जब तक तुम टारगेट लगा के पढ़ाई नहीं करोगे, मैं तुम्हें बता रहा हूं ऐसा हो सकता है कि तुम्हारा सिलेबस भी बच जाए, तुम्हारी रिवीजन भी अच्छे से ना हो और फाइनल एग्जाम भी तुम्हारा अच्छे से ना जाए। टारगेट लगा के पढ़ाई करनी शुरू कर दो। इसके बाद जो अगली मिस्टेक है ना जो बहुत सारे बच्चे करते हैं, देखो यार अभी ना तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं है कि तुम एनसीईआरटी पढ़ोगे, तो तुम्हारा जो भी चैप्टर बचा हुआ है, जो भी तुम्हारा सिलेबस बचा हुआ है ना, उसकी तुम्हें एनसीईआरटी की डीप स्टडी नहीं करनी। एनसीईआरटी भाई अब मत छूना। अगर तुम मान लो फॉर एग्जांपल तुम्हारा राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप वाला चैप्टर बचा हुआ है, तो अगर तुम अभी एनसीईआरटी पढ़ने जाओगे ना, मैं तुम्हें एक चीज बताऊं, तुम्हें लिटरली कुछ भी समझ नहीं आएगा। इस टाइम तो एनसीईआरटी तो मतलब पढ़ने के लिए बिल्कुल टच मत करना। तो अगर तुम्हें अपनी रिवीजन करनी है या फिर तुम्हें अपना सिलेबस कंप्लीट करना है ना, वो तुम्हें अपने नोट्स से करना है। तो अगर तुम्हें से कोई बच्चा ऐसा जिसने ऑलरेडी अपने नोट्स बना रखे हैं, बहुत ही अच्छी चीज है, उससे अपनी रिवीजन करो। लेकिन अगर तुम्हें से कोई बच्चा ऐसा जिसने अभी तक नोट्स नहीं बनाए ना, टेंशन मत लो, अभी तुम्हें नोट्स बनाने की कोई जरूरत नहीं है। इतना टाइम भी नहीं है नोट्स बनाने का और तुम्हें नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने तुम्हारे लिए ना कंप्लीटली फ्री में तुम्हारे चाहे साइंस के नोट्स हो, एसएसटी के नोट्स हो, मैथ के नोट्स हो, जितने भी तुम्हारे सब्जेक्ट हैं, सारे सब्जेक्ट के सारे चैप्टर के जो नोट्स है ना ऑलरेडी मैंने आपके लिए बना लिए हैं। मैं आपको दिखा देता हूं। और ये नोट्स आपके सारे के सारे एनसीईआरटी बेस्ड है।
यानी कि अगर आप इन नोट्स से पढ़ोगे ना, तो मैं आपको एक चीज बताऊं, तुम्हें ना एनसीईआरटी टच करने की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ इन नोट्स को पढ़ लो, पूरी एनसीईआरटी तुम्हें अच्छे से समझ में आ जाएगी। और तुम देख सकते हो इन नोट्स में मैंने सारी चीजें ना आपको बहुत ही अच्छे से समझाई हुई है। तुम्हारा चाहे रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट वाले चैप्टर के नोट्स हो, चाहे तुम्हारे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड वाले चैप्टर के नोट्स हो, सारी चीजें मैंने इन नोट्स के अंदर है ना कलरफुल और स्ट्रक्चर तरीके से आपकी डिजाइन करी है, ताकि तुम्हें सारी चीजें अच्छे से समझ में आ जाए। अब ये नोट्स भैया हमें मिलेंगे कहां पे? ये नोट्स मिलेंगे मेरे टेलीग्राम चैनल पर। मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने आपको ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहां से जाके आप इन सारे चैप्टर के जो नोट्स है ना, ये आप कंप्लीटली फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। क्लियर एवरीवन? तो नोट्स आपको अभी नहीं बनाने हैं। नोट्स बनाने में टाइम वेस्ट करोगे, पूरा सिलेबस बच जाएगा, पूरा रिवीजन छूट जाएगा, सब छूट जाएगा। नोट्स पे टाइम वेस्ट मत करो, ऑलरेडी मैंने तुम्हारे लिए नोट्स बना के दे दिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहां से डाउनलोड कर लेना। क्लियर एवरीवन? अब देखो, जो स्मार्ट अप्रोच है ना, वो तुम्हारी क्या होनी चाहिए? नोट से तुम्हें रिवीजन करनी है। और एक और चीज बता दूं, बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, देखो एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज और एनसीईआरटी के इन-टेक्स्ट क्वेश्चन और मैथ के अंदर एनसीईआरटी के एग्जाम्पल और फिजिक्स के चैप्टर के अंदर जितने भी तुम्हारे एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल है, चाहे वो तुम्हारे एग्जाम्पल वाले न्यूमेरिकल हो, ये सारे के सारे हाईली इंपॉर्टेंट है। जिस बच्चे ने एनसीईआरटी के इन-टेक्स्ट क्वेश्चन, बैक एक्सरसाइज, एग्जाम्पल या एग्जाम्पल वाले न्यूमेरिकल या फिर एक्टिविटी ये छोड़ दिए ना, मैं तुम्हें बता रहा हूं मैक्सिमम जो आपके कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन साइंस के अंदर आएंगे ना, वो तुम्हारे एक्टिविटी में से आने वाले। तो ये सारी चीजें करने बहुत ज्यादा जरूरी है। क्लियर एवरीवन? अगली चीज जो कि मैं देखता हूं, मतलब भाई साहब 90% बच्चे ये गलती करते ही करते हैं, पता नहीं यार कितना भी समझा लो, बच्चा ये गलती करना छोड़ता ही नहीं है। ध्यान से समझना जो मैं बता रहा हूं, ये गलती तुम भी हो सकता कर रहे होगे। मैं देखता हूं बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, जो उनके मेन सब्जेक्ट है ना, उन पे फोकस करते हैं कि मैं आज मैथ पढ़ लूं, मैं आज है ना साइंस पढ़ लूं, एसएसटी पढ़ लूं, लेकिन जो लैंग्वेज सब्जेक्ट है ना, बच्चा उनको इग्नोर करता है। भाई तुम्हारे फाइनल एग्जाम में जो नंबर आएंगे, वो तो उसमें तो सारे सब्जेक्ट के बराबर नंबर आएंगे। एसएसटी में भी तुम्हारे 100 में से नंबर आएंगे, साइंस में भी 100 में से नंबर आएंगे, इंग्लिश में भी 100 में से नंबर आएंगे। समझ रहे हो? तो तुम्हारा कोई भी मेन सब्जेक्ट नहीं है, सारे के सारे सब्जेक्ट मेन है। तो ऐसे पढ़ाई मत करो कि तुम है ना सारा टाइम साइंस और मैथ में दे रहे हो और इंग्लिश और हिंदी को बिल्कुल टाइम नहीं दे रहे। मैं मानता हूं साइंस और मैथ में तुम्हें ज्यादा टाइम देना चाहिए, लेकिन तुम ये समझो ना 70% टाइम तुम्हारा मेन सब्जेक्ट में जाना चाहिए, और जो 30% टाइम है तुम्हारे, जैसे इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, जो तुम्हारे लैंग्वेज सब्जेक्ट है, इनमें भी तो टाइम दो ना यार। अगर तुम सारा टाइम साइंस और मैथ में दे दोगे तो हो सकता है कि तुम्हारे साइंस मैथ में अच्छे नंबर आ जाए, लेकिन मान लो अगर तुम्हारे हिंदी में 100 में से 25 नंबर आ गए, तो तुम्हारी तो ओवरऑल परसेंटेज खराब हो जाएगी ना। समझ रहे हो मेरी बात? तो ये गलती मत करो कि तुम सारा टाइम अपने मैथ और साइंस में दे रहे हो। 70% टाइम मैथ, साइंस, एसएसटी जो मेन सब्जेक्ट है उनमें दो। डेली का 30% टाइम अपना हिंदी और इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट को भी देना है। क्लियर एवरीवन? अब मैं जो तुम्हें अगली चीज बता रहा हूं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। देखो यार, मैं देखता हूं बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं ना, रट्टा मारने पे फोकस करेंगे। इनफैक्ट मेरी क्लास में ना एक ऐसी लड़की थी, भाई साहब हद है भाई उस लड़की की, तो इतने रट्टे मारती थी, इतने रट्टे मारती थी भाई, भगवान ने मेरे को लग रहा है उसको एक अलग ही सुपर पावर दे रखी थी रट्टे मारने की। लेकिन मैं तुम्हें एक चीज बताऊं, अगर मैं तुम्हें ये बोलूं ना कि बेटा ये 4 सवाल हैं और तुम्हारे पास 4 घंटे हैं, इन 4 घंटे में इन चारों सवाल को ना रट्टे मार लो, मतलब घोट जाओ। मैं तुम्हें एक चीज बताऊं, तुम हो सकता है कि 4 घंटे में वो 4 सवाल रट्टे मार लो तुम, लेकिन अगर वो चारों में से कोई एक सवाल तुम्हारे फाइनल पेपर में आ गया ना, तुम नहीं कर पाओगे। और वहीं पे अगर तुम्हें मैं ये बोलूं कि बेटा तुम्हारे पास 1 घंटा है और ये 4 सवाल है, तुम्हें इनको समझ के याद करना है, तो तुम उनको समझ भी लोगे, और अगर उसमें से कोई सवाल पेपर में आ गया ना, तो तुम उसको अपनी लैंग्वेज में लिख के भी आ सकते हो। पेपर के अंदर अगर तुम आंसर को अपनी लैंग्वेज में लिखते हो तो उसके नंबर नहीं कटते। क्लियर है एवरीवन? तो चाहे तुम्हारे 1 नंबर वाले सवाल हो, चाहे तुम्हारे 2 नंबर वाले सवाल हो, कोई भी टाइप का सवाल हो, सारी चीजों में अपना ना अंडरस्टैंडिंग का यूज करना। चीजों को समझ के याद करोगे, लंबे टाइम तक याद रहेंगी। पेपर के अंदर अगर क्वेश्चन आ भी गया ना, तो आप एटलीस्ट उसको खुद की लैंग्वेज में बना के लिख के तो आ पाओगे। लेकिन अगर रट्टे मारोगे भाई, नहीं नंबर आएंगे। समझ रहे हो? इसीलिए बच्चे ना कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन से डरते हैं, क्योंकि जो बच्चा रट्टे मारेगा ना, वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन नहीं कर पाएगा। क्लियर एवरीवन? होप करता हूं आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होगी।